अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। क्लास 9th के लिए अगला क्वेश्चन आया और वो है जनाब, इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस क्या है। चैप्टर 1 का टॉपिक है जिसके अंदर हमने स्टडी करनी है बायोफिजिक्स, बायोमैथमेटिक्स, बायोजोग्राफी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोइकोनॉमिक्स। तो जनाब बेटा, very important, this question has been selected for many times in board exams. बहुत दफा ये क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन आ जाता होता है कि बायोफिजिक्स को डिफाइन कर दें विद एग्जांपल, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज बायोमैथमेटिक्स, व्हाट इज बायोजोग्राफी एंड व्हाट इज बायोइकोनॉमिक्स। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं और कोई से दो मिला देंगे तो 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। जो पैराग्राफ पहले लिखा है जनाब, इन बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री वगैरह से पहले जो ऊपर पैराग्राफ है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से ये वाली डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस क्या है। कहता है जनाब, बायोलॉजी इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में वो तमाम इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है जो लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में है। तो एस्पेक्ट से मुराद मुख्तलिफ जाविये, मुख्तलिफ पहलू। तो लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, बट दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस एज वेल। भाई, फॉर एग्जाम्पल, अगर लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल्स, तो केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी तो हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो जी हाँ, अगर इफ वी स्टडी द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी, विद इन आवर बॉडी, तो या विद इन द लिविंग बॉडी, तो इट विल बी कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो साइंस के डिसिप्लिन्स, दो सब्जेक्ट्स आपस में मिक्स करके पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चों, ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद अदर, तो ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। रिमेंबर दैट कायनात एक वहदत है। यूनिवर्स जो है वो एक सिंगल यूनिट है बेटा। अल्लाह ने पूरी यूनिवर्स को एक साथ खल्क किया, तो इसी तरह इस दुनिया में भी हर चीज एक वहदत है, एक मुकम्मल यूनिट है। लेकिन वो हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए उन्हें, इस दुनिया के पूरे इल्म को हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में तोड़ा हुआ है। तो ये जो ब्रांचेस हमने बनाई हैं, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है। तो क्या होता है कि जब अगर हम किसी एक ब्रांच ऑफ साइंस को पढ़ रहे हों, तो उसको पढ़ते पढ़ते किसी वक्त दूसरी ब्रांच से उसका रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोसेस ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, अगर एनिमल्स के अंदर मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, अब वो एनिमल्स के अंदर बेटा हड्डियां भी हैं, उनके मसल्स भी हैं। तो आपको पता है हमारी जो हड्डियां हैं वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे बायोफिजिक्स में कि जब हम अपने बाजू, अपने टांगे वगैरह, अपनी गर्दन वगैरह हिलाते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर को फॉलो करते हैं, जो कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। खैर, थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्टडीइंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट्स इन द एनिमल्स, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन इन द फिजिक्स। तो फिजिक्स के जो फिजिक्स अब मुझे आती तो है नहीं, खैर फिजिक्स के जो लॉज ऑफ मोशन है उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। किसमें? मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स में। तो पता लगा कि पढ़ हम एनिमल्स रहे थे, उनकी मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, हमें मदद लेनी पड़ गई फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन के। ठीक बेटा,
So this forms the basis of interdisciplinary sciences. तो मेरे बच्चों, जब दो डिसिप्लिन्स आपस में इकट्ठे हो जाएं और आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसके अंदर साइंस के दो सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं, आप दोनों के हवाले से पढ़ रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी साइंस. तो इंटर डिसिप्लिनरी साइंस असल में साइंस के दो अलग अलग डोमेन्स, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स, दो अलग अलग डिसिप्लिन्स को मिक्स करके पढ़ना है. ठीक है बेटा. अब पहली आई थी बायोफिजिक्स. बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. डिफाइन बायोफिजिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, हम उन प्रिंसिपल्स, उन लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो अप्लाई हो सकते हैं, जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना पर, जिन्हें हम जानदारों के किसी भी फिनोमेना, किसी भी हकीकत, जानदारों की किसी भी हकीकत पर हम उन लॉज को अप्लाई कर सकते हैं. अगेन सुन लें. Biophysics deals with the study of the principles, that is laws of physics. Physics के वो laws की study which are applicable to biological phenomena, which are applicable to biological phenomena. For example, मिसाल के तौर पर, there is a similarity between the working principles of lever. ठीक. तो लीवर हमने फिजिक्स में पढ़ा था. फिजिक्स में एक लीवर एक सिंपल रॉड होती है जो रोटेट करती है एक फलक्रम पर. उसकी एक साइड पर होती है एफर्ट और दूसरी साइड पर लोड होता है. मैं अभी आपको दिखाता भी हूं. खैर, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर. लीवर के वर्किंग प्रिंसिपल्स, फिजिक्स का ये टर्म है लीवर, इट इज अ सिंपल मशीन, और हमारे लिम्स. हमारे लिम्स में बेटा हमारे बाजू भी आ जाते हैं और हमारी टांगे भी आ जाती हैं, दैट इज लेग्स. तो मेरे बच्चों, हमारे लिम्स के काम करने में, दैट इज हमारे बाजू किस तरह बेंड होते हैं, किस तरह स्ट्रेट होते हैं, किस तरह हम अपने हाथों से बोझ जब उठाते हैं, तो क्या फिजिक्स इसमें इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही. तो लेट अस वॉच. ठीक. तो ये देखें, ये एक इंसान यहां पर आपके सामने खड़ा हुआ है और इसके मसल्स आप देख रहे हैं और अंदर हड्डियां भी मौजूद हैं. ठीक है. तो ये देखें जी, लिवर में एक सिंपल रॉड है. लीवर में एक सिंपल रॉड होती है. उस रॉड को लिवर आर्म कहते हैं. लिवर आर्म. ठीक. फिर एक फलक्रम होता है बेटा. इस फलक्रम पर इसने सीसॉ की तरह, अगर आप यहां बैठे हैं और यहां पर आपका कोई फ्रेंड है, तो कभी ये नीचे तो कभी इस तरीके से आप लोग मूव होते हैं. तो सीसॉ की तरह ये लीवर काम करता है. तो लीवर की रॉड इस फलक्रम के ऊपर रोटेट करेगी, कभी ये वाली साइड नीचे तो ये ऊपर, तो कभी ये वाली नीचे तो ये ऊपर. डन. अब एक साइड पे मेरे बच्चे लोड है और दूसरी साइड पर एफर्ट होती है. ठीक. यानी अगर आपने ये वाला लोड, वैसे चलें ठीक, अच्छा, एक साइड पर लोड, तो एक साइड पे क्या होती है बेटा, एफर्ट होती है. ठीक है. फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ होगा. तो ये लिवर आर्म, नंबर 2 फलक्रम, एफर्ट, एफर्ट मतलब जोर, और लोड. अब ये देखें जी, हमारी गर्दन में, चले पहले ये बोन्स के बारे में बता रहा है. ये हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स फलक्रम, और ये हमारे मसल्स हैं जो एफर्ट लगाते हैं. ठीक है. तो जरा दोबारा देख लेते हैं इसको. मसल्स प्रोवाइड्स एफर्ट. एक मिनट, ये यहां से जरा दोबारा देखिएगा. बोन्स जो हैं ये लीवर आर्म्स के काम करते हैं, जॉइंट्स जो हैं ये फलक्रम का, और मसल्स एफर्ट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एफर्ट.
ये देखें जी, गर्दन में जो खोपड़ी बेटा वो लोड है, और जो हमारी गर्दन की जो हड्डियां हैं वो लिवर आर्म का काम करेंगी, और ये देखें मसल्स जो हैं ये एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी। तो देखा, दो सब्जेक्ट्स मिक्स हो रहे हैं। ये देखें भाई, अब ये एक मिसाल थी, ये देखो जी, तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर है। सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर में सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर में, अच्छा, तो जो गर्दन जो था ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर था, ठीक है। तो ये देखें जी, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर में फल्क्रम एक साइड पर है, लोड दरमियान में है, और एफर्ट एक एंड पर है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर में ये देखें जी, इसकी मिसाल ये आपके एंकल जॉइंट है। तो देखा आपने कि जब हम अपना पांव ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जो हील जॉइंट है, एंकल जिसको बोलते हैं, वो फल्क्रम बना हुआ है और पूरी बॉडी का उसका बोझ बना हुआ है, ठीक। तो एफर्ट हम नीचे से मसल्स को हम नीचे से ऊपर की जानिब एफर्ट लगा रहे हैं। डन। और सबसे ज्यादा इजी जो एग्जांपल है वो अब आएगी। ये देखें जी, ये बाजू, तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर है। ये हमारी कोहनी हो जाएगी बेटा, फुलक्रम। ये हमारे फोर आर्म की हड्डियां हो जाएंगी, और ये इधर हमारा हाथ हो जाएगा, और हाथ में हमने कोई बुक वगैरह पकड़ी हुई होगी, कोई बोझ पकड़ा हुआ है, कोई लोड है, और हम अपने फोर आर्म की हड्डियों के ये दरमियान में हमारे मसल्स अटैच हुए होंगे, तो यहां से एफर्ट लगेगी और एफर्ट ऊपर की जानिब होगी ताकि लोड ऊपर को उठे, ठीक है जी। तो ये देखें, ये हमने बुक पकड़ ली, देखा आपने। तो ये फल्क्रम है, यहां वाली हड्डियां सारी लिवर की आर्म है, और ये यहां पर हमने लोड रखा हुआ है, तो लोड को हम इस तरीके से उठा सकते हैं। डन। तो ये थी जी बायोफिजिक्स। तो व्हाट इज बायोफिजिक्स? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स। वो प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं विच आर एप्लीकेबल, जिन्हें हम अप्लाई कर सकें बायोलॉजिकल फिनोमेना पर। एग्जाम्पल भी मेरे बच्चों ने देख ली कि देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर आपको पता लग गया, सिंपल मशीन है, एंड लिम्स, दैट इज आर्म्स एंड लेग्स, और हमने ये देख भी लिया। आगे आ जाएं मेरा बच्चा, अगला हमारा है जी बायोकेमिस्ट्री। मेरे बच्चों, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। बेटा वो डिफरेंट कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, उन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री अगर हम स्टडी करें, अगर हम लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री स्टडी करें और डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी करें जो कि लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर हो रहे हैं, तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? बायोकेमिस्ट्री। तो अगेन सुन लें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस occurring in living organisms, ठीक है। लो मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं लिविंग थिंग्स के बॉडीज के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का सम, तमाम केमिकल रिएक्शंस जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बेटा अगर हम मेटाबॉलिज्म पढ़ें, दैट इज केमिकल चेंजेस पढ़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर किस तरह ग्लूकोज बनाते हैं। अगर हम ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर पूरी फोटोसिंथेसिस की डिटेल पढ़ें तो हमें केमिकल्स ही केमिकल्स पढ़ने पड़ेंगे।
और दूसरी एग्जांपल है जी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस तरह हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाकर तो खाए हुए फूड को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन होती है, अगर हम इसकी स्टडी करें, गॉट इट, तो ये सारा नॉलेज तो होगा केमिस्ट्री का। तो फिर दो सब्जेक्ट्स मिक्स हो गए कि नहीं हुए? केमिस्ट्री भी मिक्स, केमिस्ट्री मिक्स हुआ है किसके साथ? बायोलॉजी के साथ, या हमने बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ मिक्स कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। और बायो केमिस्ट्री इसकी एग्जांपल अभी अभी हमने पढ़ी। ले जनाब अब आगे चलते हैं, बायो मैथमेटिक्स। मेरा बच्चा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। लो जी, देखा, बायोलॉजिकल, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ना है मैथमेटिकल टेक्निक्स के जरिए, मैथमेटिकल टेक्निक्स के जरिए एंड मैथमेटिकल टूल्स के जरिए। बच्चे कहते हैं सर ये मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं? तो बेटा ये फॉर्मूलाज हैं। मैथमेटिकल टूल से मुराद फॉर्मूलाज। डन। तो फॉर एग्जांपल टू एनालाइज, बेटा एनालाइज कहते हैं तज्जिया करना। अगर हमने किसी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में कोई वैल्यूज वगैरह इकट्ठी करनी है, कोई वैल्यूज इकट्ठी कर ली है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज इकट्ठी कर ली है, तो उनकी अगर आपको एवरेज निकालनी है या उनका मीन, मीडियन या मोड वगैरह निकालना है, तो जाहिर सी बात है आपको मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा, डाटा कहते हैं बेटा द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन या ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हो तो उसको डाटा कहते हैं। सो डाटा में बी इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। So data gathered after experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. Biologists को rules of mathematics को apply करना पड़ता है। ठीक मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बुक में एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वो ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे सर ने मुझे कहा था कि अफजल किसी इलाके में जाओ और उस इलाके के 100 लोगों के ब्लड को चेक करो और मुझे बताओ कि उन 100 लोगों के ब्लड में से कितने मलेरियल पेशेंट्स हैं। अब बेटा मुझे कुछ जाती काम पड़ गया, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं 100 लोगों का तो नहीं, लेकिन मैं 25 लोगों का ब्लड एग्जामिन करने में कामयाब हो गया। तो लेट अस सपोज कि उन 25 में से 14 मलेरियल पेशेंट्स निकल आए। ठीक, उन 25 लोगों में से कितने निकल आए? 14 मलेरियल पेशेंट्स निकल आए, और मैंने सिर्फ 25 लोगों को एग्जामिन किया था। तो अब मुझे खौफ था, मुझे डर था कि यार मैं अपने सर को क्या रिपोर्ट दूंगा, मुझे तो उन्होंने 100 का कहा था। तो सो बाय यूजिंग बायोमैथमेटिक्स, अब मैं बायोमैथमेटिक्स को यूज करके I can calculate that how many people will be affected out of 100। तो आप समझ लो कि ये आपके बचपन के मैथमेटिक्स की किताब की कोई क्वेश्चन था कि if 14 are malarial patients out of 25 total people, then how many malarial patients will be there out of 100। ठीक, तो पता ये लगा, तो बेटा मैंने रेशो प्रोपोर्शन वाला एक टेक्निक, एक टूल यूज किया मैंने मैथ का, और वो ये था कि 14 आउट ऑफ 25 बीमार हैं। आउट ऑफ को आप रेशो की शक्ल में भी लिख सकते हो, दैट इज कॉलन डालकर। तो 14 रेशो 25 मींस कि 14 आउट ऑफ 25 लोग बीमार हैं। अब इसका मैंने प्रोपोर्शन कर दिया x रेशो 100, कि मैंने निकालना है x वाले, मैंने तादाद निकालनी है कि x मींस, चलो कर लो हाउ मेनी, कि हाउ मेनी विल बी मलेरियल पेशेंट्स आउट ऑफ 100। तो बेटा इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 14 आउट ऑफ 25, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू x, दैट इज हाउ मेनी आउट ऑफ 100। तो अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आएगा 14 into 100 डिवाइडेड बाय 25। ठीक, तो 14 into 100 डिवाइडेड बाय 25, तो आप देख रही हैं कि ये वाला जो 100 था ये
उस तरफ जाकर 14 से बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलनी है। और यहाँ पर आ गया जनाब हाउ मेनी, दैट इज एक्स। तो जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 56। तो मैंने अपने सर को जाकर रिपोर्ट पेश कर दी कि 56 पेशेंट्स वर देयर सर अमंग 100 पीपल। तो वहां सर ने मेरे पूछा कि क्या तुमने 100 पूरे चेक किए? वो फिर मुझे सच बताना पड़ा। मैं कहा नहीं सर, मुझे 25 का टाइम मिला था। तो 25 पेशेंट्स में से 14 थे, तो मैंने बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स के असूल लगाकर मैंने आपको 56 की जो है वैल्यू वो निकाल दी है। तो उम्मीद करता हूं आपको बायोमैथमेटिक्स भी समझ आ गई होगी। अगली है जी बायो जियोग्राफी। तो बेटा बायो जियोग्राफी क्या है कि आपने नोट किया होगा कि एक डेजर्ट में एक खास किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं, खास किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ फिजिकल इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उस फिजिकल इन्वायरमेंट के एन मुताबिक अडेप्टिव होते हैं। तो मेरा बच्चा, ये हम तय नहीं कर सकते कि हम कहाँ रहेंगे जाकर। ये तो एक हैबिटेट के फिजिकल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो तय करते हैं कि यहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं। गॉट इट? तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स पढ़ें, उनके लिविंग रीजन, उनके हैबिटेट, उनके जो भी उन्होंने दुनिया का हिस्सा चुना हुआ रहने के लिए, अगर हम उस हिस्से के फिजिकल इन्वायरमेंट का, उस जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट का ताल्लुक अगर ढूंढे हम उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के साथ, तो वो कहलाती है बायो जियोग्राफी। सो बेटा, व्हाट इज बायो जियोग्राफी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस, पाया जाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्तलिफ जगहों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मुख्तलिफ बायोम्स में, मुख्तलिफ फिजिकल इन्वायरमेंट्स में अल्लाह ताला ने जो ऑर्गेनिजम्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो दोबारा सुन लें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस, पाया जाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अल्लाह की जानिब से जो बांट की गई है, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, के डिफरेंट स्पीशीज को अल्लाह ने डिफरेंट जगहों पर रखा हुआ है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक मेरा बच्चा, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखें कि हम बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो उस पर्टिकुलर रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या पूरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स को हम देखते हैं टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। डन? तो उस जगह के भी कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं कि कैक्टस का एक पौधा है, वो डेजर्ट एनवायरनमेंट में उगता है। अब वहां पर डेजर्ट एनवायरनमेंट में पानी तो मिलता नहीं, तो बेटा उनके 25-25 फुट लंबे रूट्स होते हैं जो डीप सॉइल में जाकर अपने लिए पानी निकाल लेते हैं। इसके अलावा उनकी स्टेम्स सक्यूलेंट ऑर्गन्स होती हैं, मतलब कि दे कैन स्टोर वाटर इन देम। इसके अलावा उनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, और नीडल लाइक होने की वजह से वो उनके जो लीव्स हैं उनकी इवेपोरेशन कम हो जाती है, तो उनके जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होते हैं ताकि कम से कम इवेपोरेशन हो। लो मेरा बच्चा, और लास्ट अब आई बायो इकोनॉमिक्स। तो मेरा बेटा, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो फार्म्स खोल लेते हैं। तो उन फार्म्स में क्या होता है कि बेटा वो देखते हैं कि अगर हम पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं तो हमने चिकन वगैरह पालने हैं, तो चिकन पर कितनी लागत आएगी, कि चिकन पर हमारा कितना खर्चा आएगा, फिर वो चिकन बड़ी हो जाएगी और फिर हम उस चिकन को सेल करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हासिल होगा। तो मेरे बच्चों, जब हम बिजनेस टेक्निक्स पढ़ते हैं, दैट इज कि कितने कॉस्ट वैल्यू लगाएंगे, कितनी हमारी कॉस्ट आएगी और हमारा कितना प्रॉफिट आएगा, तो ये चीज हम पढ़ते हैं एक डिसिप्लिन में जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू का इल्म है।
लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग फार्म्स वगैरह खोलते हैं, तो उनको ये होता है कि अगर मैंने फ्रूट फार्म लगाया है तो मेरी कितना खर्चा मेरा आएगा इन पौधों पर, खाद पर, और किस तरह मैं अच्छे अच्छे फ्रूट्स की मैं पैदावार अपनी बढ़ाकर, और जब वो फ्रूट्स बिकेंगे तो मुझे कितना फायदा होगा। डन। कि हमारी ऑर्गेनिज्म पर कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी और वो ऑर्गेनिज्म हमें कितना प्रॉफिट कमा कर तो देगा। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? तो इसकी डिटेल ये रही कि हम निकालते हैं कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी, और फिर जब उस ऑर्गेनिज्म को हम बतौर फूड या किसी और चीज में, फॉर एग्जांपल अगर हमने उससे दवाइयां भी निकालनी है, उससे दवाई वगैरह कोई लेनी है, या कोई भी उससे सब्सटेंस हासिल करनी है, बतौर फूड इस्तेमाल करना है, तो उस ऑर्गेनिज्म को पालने में हमारी कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी, और फिर वो ऑर्गेनिज्म हमें कितना प्रॉफिट वैल्यू देगा, कितना फायदा देगा। तो ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो जनाब, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू कि कितना खर्चा आएगा, एंड प्रॉफिट वैल्यू कि कितना फायदा होगा, ऑफ द यील्ड। यील्ड का मतलब पैदावार, ऑफ व्हीट। देखा कि अगर हमने गंदम की फसल लगानी है तो इस गंदम की फसल के ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा, दैट इज कॉस्ट वैल्यू, और हमें कितना प्रॉफिट होगा, दैट इज फायदा कितना होगा हमें, तो कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। और इस तरह हम इससे बेनिफिट्स भी निकाल सकते हैं, और हम इससे पैसे वाइज अपने लॉस को भी निकाल सकते हैं। इट कैन बी डिटरमिन्ड। इसके साथ ही मेरा बच्चा इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस वाला टॉपिक आज का हमारा खत्म हुआ। इजाजत दीजिए अपने सर अफजल को। और हाँ बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज और लाइन टू लाइन ये चीज अच्छी लगती है मेरे बच्चों, अपने दोस्तों को रेफर करो कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक का बटन लाजमी दबाया करें ताकि मुझे भी पता लगे। और अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस भी राइज कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको फौरन से पहले उसका जवाब भी मिल जाया करेगा। और मेरा बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को जिनका आप भला चाहते हो उनको शेयर भी करो, ठीक है? जीते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।